गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रिजिड रोटेटर के एनर्जी लेवल्स के बारे में। देखिए, अपन ने पिछले वीडियो में बात करी थी कि कोई भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसका डाइपोल मोमेंट चेंज होता है रोटेशन के समय, वह मॉलिक्यूल माइक्रोवेव एक्टिव होता है। अब मैं दो एटम ले रही हूं, ए एंड बी, और ये मेरे दो एटम हैं ए एंड बी, और मान लीजिए ये एक प्लेन में है और अब ये रोटेट कर रहे हैं और इसको मैं बोल रही हूँ रिजिड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और रिजिड का मतलब है कि इनकी ये जो बॉन्ड लेंथ है ये रोटेशन के समय चेंज नहीं होती है। ये मैंने इसको इसीलिए इसको अपन बोलते हैं रिजिड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है। अब अपन को पता है कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक रिजिड रोटेटर वो होता है जिसके घूर्णन करने पर दोनों सिरों के बीच की दूरी स्थिर रहती है, अर्थात इस बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है। अब मैं इन दोनों एटम्स को लेती हूँ। ये एक रिजिड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये अपना ए है, ये कौन है बोलो, बी। ठीक है। अब ये अपना ए है, ये अपना बी है, इसका मास मान लीजिए m1 है, इसका मास कितना है m2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कितनी है r। और एक बात और अपन ने कही थी कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी होता है जहां से ये मॉलिक्यूल रोटेशन करता है। तो मान लीजिए मैं ये लिख देती हूँ, ये मेरा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से m1 जो द्रव्यमान है उसकी डिस्टेंस को मैं लिख देती हूँ r1, और ये जो m2 है इसकी डिस्टेंस बोलो कितनी हो गई r2। क्लियर। और अब r को अपन क्या लिख सकते हैं, r बराबर r1 प्लस r2। क्लियर। ठीक है। अब देखिए, जब ये अणु उस एक्सिस पे घूर्णन करेगा तो उसके गुरुत्व केंद्र से उस एक्सिस से घूर्णन करेगा जो इसके गुरुत्व केंद्र से क्या होगा, गुजरेगा। अतः दोनों ओर के घूर्णन का मान यहाँ पे बोलो क्या होगा, समान। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, m1 r1 बराबर m2 r2। क्लियर। अब अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए अणु का कुछ ना कुछ बोलो क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण। और जड़त्व आघूर्ण अपन लिखते हैं I से। यहाँ पे I बोलो क्या होता है, यहाँ पे I होता है जड़त्व आघूर्ण, और ये जड़त्व आघूर्ण क्या होता है बोलो, कितने एटम है यहाँ पे, दो। तो ये होता है m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देती हूँ। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अगर मान लीजिए अपन ने 3 एटम वाला कोई सिस्टम ले रखा है तो I का वैल्यू हो जाएगा m3 r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, इसी प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से मैं I को क्या लिख सकती हूँ, I बराबर होता है म्यू r स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ पे जो ये अपना म्यू है इसको अपन बोलते हैं समानीत द्रव्यमान, रिड्यूस्ड मास, और r स्क्वायर बोलो क्या है, r1 प्लस r2। क्लियर। r ये रहा अपना दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस। क्लियर। और इस समानीत द्रव्यमान को मैं कैसे लिख सकती हूँ, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से अपना I मैं क्या लिख सकती हूँ, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 डॉट, और अब मैं सीधा क्या लिख रही हूँ, r स्क्वायर। क्लियर। तो ये अपना हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जब कोई ना कोई मॉलिक्यूल घूर्णन करेगा तो उस अणु का क्या होगा, कोणीय संवेग। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था। और एंगुलर वेलोसिटी को कोणीय संवेग को किससे डिनोट करते हैं, L से। तो L बराबर होता है I ओमेगा। क्लियर। और यहाँ पे I अभी अपन ने पढ़ा है, बोलो क्या होता है, रिड्यूस्ड मास, और ये ओमेगा होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर। कोणीय वेग।
अब अपन को एक बात और भी पता है कि ये अणुओं के जो कोणीय संवेग होते हैं ये क्वांटीकृत होते हैं और इनको निम्न समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। L बराबर होता है J इंटू J प्लस 1 का अंडर रूट H अपॉन 2 पाई। क्लियर कि अणुओं का जो भी कोणीय संवेग है वो क्वांटीकृत है और इसको निम्न समीकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है। और जहां पे J बोलो क्या होता है J होता है रोटेशनल क्वांटम नंबर, रोटेशनल क्वांटम नंबर जिसको अपन बोलते हैं घूर्णन क्वांटम संख्या। और इस J का मान हो सकता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। क्लियर, ध्यान में रखेंगे यहाँ पे J होती है रोटेशनल क्वांटम नंबर। अब जब अपना को अणु घूर्णन कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी और उस एनर्जी को मैं लिख देती हूँ EJ। ये हो गया रोटेशनल एनर्जी। ये होती है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे I अभी अपन ने लिखा है, बोलो क्या है अपना रिड्यूस्ड मास, और ओमेगा बोलो क्या है अपनी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब इस वाले समीकरण में देखें मैं I से ऊपर नीचे गुणा कर रही हूँ इस वाले समीकरण में, तो ये क्या हो जाएगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर गुणा I अपॉन I। क्लियर, और अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ I का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन 2I। और ये देखिए J बराबर क्या होता है I ओमेगा, तो मैं इसकी जगह बोलो क्या लिख सकती हूँ J स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया J स्क्वायर अपॉन 2I। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दोबारा सुन लीजिए एक बार। ये मैंने एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ले रखा है, रिजिड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसका मतलब जब ये रोटेशन करेगा उस ड्यूरेशन में इसके बॉन्ड लेंथ में चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैंने इसका मास ले रखा m1 m2। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसके थ्रू ये मॉलिक्यूल रोटेशन करेगा, जो एक्सिस होगी उसके थ्रू। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस r है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से m1 तक की डिस्टेंस r1 और m2 तक की डिस्टेंस कितनी होगी r2। तो मैं r को क्या लिख सकती हूँ r1 प्लस r2। क्लियर, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दोनों तरफ का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दोनों ओर का आघूर्ण सेम होगा, तो उसको मैंने लिख दिया m1 r1 बराबर m2 r2। और अब जब मॉलिक्यूल अपने एक्स पे घूर्णन करेगा तो उसके जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो अपन कैसे दे सकते हैं m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। और या फिर मैं इन दोनों समीकरण से इसको लिख सकती हूँ I बराबर म्यू आर स्क्वायर। म्यू यहाँ पे होता है रिड्यूस्ड मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और r अपनी होती है r1 प्लस r2। क्लियर, अब जब ये मॉलिक्यूल घूमेगा तो उसका घूमते हुए मॉलिक्यूल का कोणीय संवेग, और इसको बोलते हैं L। L को मैं लिख सकती हूँ I ओमेगा, और यहाँ पे ओमेगा क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए जो कोणीय संवेग होते हैं वो क्वांटीकृत होते हैं और इनको इस समीकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है। अब J यहाँ पे क्या है रोटेशनल क्वांटम नंबर, वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब इस वाले देखिए, अब ये जो मॉलिक्यूल है घूर्णन कर रहा है, इसकी एनर्जी को अपन कैसे लिख सकते हैं हाफ I ओमेगा स्क्वायर। I से मैंने ऊपर नीचे गुणा किया है तो ये हो गया I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2I। और I ओमेगा किसका वैल्यू होता है L का, तो मैं ये सॉरी J नहीं होगा यहाँ पे, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ L का स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए L की वैल्यू अपन को पता है, बोलो क्या होती है J इंटू J प्लस 1 H अपॉन 2 अब मैं ये वाली वैल्यू रख रही हूँ आप लोगों के सामने। देखिए तो L की वैल्यू रख देंगे तो ये है J इंटू J प्लस 1 का अंडर रूट H अपॉन 2 इसका अपन को क्या करना है स्क्वायर अपॉन 2I। ठीक है, और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख लेती हूँ J इंटू J प्लस 1, और ये बोलो क्या हो गया H का स्क्वायर करोगे तो H स्क्वायर 2 का स्क्वायर बोलो कितना होगा 4 स्क्वायर। और अब देखिए नीचे कौन है 2I, तो मैं इसको और मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो देखिए वैल्यू क्या होगी H स्क्वायर अपॉन ये हो गया 8 स्क्वायर I J इंटू J प्लस 1। और ये अपने पास में कोई भी मॉलिक्यूल जो रोटेशन कर रहा है उसकी एनर्जी हो गई। क्लियर, अब मैं इसको रब कर रही हूँ, एक बार आप लोगों को एनर्जी लिख के बता रही हूँ। देखिए
अब अपने पास में जो एनर्जी का फॉर्मूला आया वो मैं लिख लेती हूँ। E बराबर h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I और J इंटू J+1। क्लियर? ये अपना एनर्जी का फॉर्मूला आ गया कि कोई भी मॉलिक्यूल जो रोटेशन कर रहा है उसकी एनर्जी कितनी होगी। और ये जो अपनी एनर्जी होती है ये जूल में होती है। और अपन ने बात करी हुई है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में कभी भी अपन जूल कैलोरी के बारे में बात नहीं करते, एनर्जी को अपन वेव नंबर की फॉर्म टर्म में बात करते हैं। तो वेव नंबर को मैं एप्सिलॉन से डिनोट कर रही हूँ, E J बराबर, और वेव नंबर में चेंज करने के लिए इसमें किसका भाग लगा देना है अपन को? HC का। ये पहले वाले वीडियो में मेरा बताया हुआ है आप लोगों को। जब आप इसमें HC का भाग लगाएंगे तो देखिए मैं लिख देती हूँ h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I HC। क्लियर? J इंटू J+1। अब देखिए h से h कैंसिल हो गया तो ये जो मेरा आएगा ये होगा h अपॉन एक h बच के ऊपर 8 पाई स्क्वायर IC डॉट J इंटू J+1। और अब जो मेरी एनर्जी आ गई वो बोलो किस में आ गई? सेंटीमीटर इनवर्स में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर? और यहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट होता है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, C बोलो क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, और J बोलो क्या है? रोटेशनल क्वांटम नंबर। क्लियर? अब देखिए मान लीजिए मेरा घूमने वाला मॉलिक्यूल मैंने फिक्स कर दिया। मैं ये ले लेती हूँ कि ये मॉलिक्यूल मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, अब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो आप लोगों को पता है ये मास फिक्स हो गया, ये वाला मास भी फिक्स हो गया, और अब इनके बीच की जो बॉन्ड डिस्टेंस है या बॉन्ड लेंथ है वो भी बोलो क्या होती है? फिक्स होती है। क्लियर? अब अगर मास फिक्स हो गया, डिस्टेंस फिक्स हो गया, तो I बराबर अपन बोलो क्या लिख रहे थे? म्यू आर स्क्वायर, और म्यू यहाँ पे क्या था? रिड्यूस्ड मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए ये फिक्स हो गया, R फिक्स हो गया, तो बोलो I अपना क्या स्थिर हो गया क्या? यस। और C वेलोसिटी ऑफ लाइट वैसे ये कांस्टेंट वैल्यू है, प्लैंक कांस्टेंट भी अपनी क्या है बोलो? कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर? तो ये जब टर्म कांस्टेंट हो गई तो इसको देखो मैं क्या लिख सकती हूँ? EJ बराबर, इसको मैं लिख देती हूँ B, और ये फिर हो गया J इंटू J+1। क्लियर? और ये जो एनर्जी है किसमें है? सेंटीमीटर। और यहाँ पे B बोलो किसके इक्वल है? h अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC के बराबर। और इस B को अपन क्या बोलते हैं? घूर्णन स्थिरांक। क्लियर? इस B को अपन क्या बोलते हैं? घूर्णन स्थिरांक। ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो इस फॉर्मूला के द्वारा अपन एनर्जी लेवल्स जो होते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, उनकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? कि कोई मॉलिक्यूल जब रोटेशन कर रहा है तो कितनी एनर्जी उसको चाहिए ये अपन निकाल सकते हैं। क्लियर? अब देखिए सिलेक्शन रूल, देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल होता है कि मॉलिक्यूल केवल उन्हीं एनर्जी लेवल्स में रोटेशन करेगा जिनके लिए डेल्टा J का मान कितना होगा? ±1। ठीक है, अब देखिए माना कि अब मैं आपको एनर्जी निकाल के बता रही हूँ। देखिए मान लीजिए ये अपन ले लेते हैं, यहाँ पे अपन लिख देते हैं EJ और यहाँ पे लिख देते हैं J की वैल्यू। ठीक है, अब मान लीजिए मैं J बराबर क्या रख देती हूँ? 0। क्लियर? ग्राउंड स्टेट में देखते हैं। अब J बराबर 0 रखोगे तो फॉर्मूला में सारी टर्म 0 हो जाएंगी। तो जब J बराबर 0 तो ये वाली वैल्यू भी कितनी आएगी बोलो? 0। क्लियर? अब मान लीजिए अपन J बराबर क्या रख देते हैं? J बराबर रख देते हैं 1। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ when J बराबर 0 then EJ बराबर भी 0। अब मैं J बराबर कितना रखती हूँ? 1। इस फॉर्मूला में रखो, देखो कैसे निकालेंगे? B J की जगह कितना रखोगे? 1। ये हो गया 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2B। क्लियर? तो मैं लिख देती हूँ कि जब J की वैल्यू 1 होगी तब ये एनर्जी 2B के बराबर होगी। क्लियर? ऐसे ही आप J की वैल्यू कितना रखो बोलो? 2। तो ये यहाँ पे आ गया 2, ये हो गया 2, 2 और 1 कितना हो गया? 3, और ये कितना हो गया? जब J की वैल्यू 2 होगी तो ये कितना होगा? 6B होगा। क्लियर? ऐसे ही जब आप इसकी वैल्यू 3 रखेंगे तो ये कितना हो गया? 12B। क्लियर? तो ये लो, ये हो गया 12B,
और ऐसे ही जब आप इसकी वैल्यू कितना रखोगे, जब आप इसकी वैल्यू 4 रखोगे तो ये हो गया 20B। और आप देख रहे हो इन एनर्जी लेवल्स के बीच की एनर्जी लगातार बढ़ रही है। क्लियर। जब अपन ने J की वैल्यू 0 रखा तो 0 आ गई, 1 रखा तो 2B, जब 2 रखा तो 6B, 3 रखा तो 12B, 4 है अगर J की वैल्यू तो वहां पे एनर्जी कितनी आ रही है 20B। क्लियर। अब देखिए मान लीजिए कोई रोटेशन है अपना, अपन को निकालना है कि किन्हीं भी दो एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी गैप कितना होगा। तो मान लीजिए अपना जो ट्रांजिशन है वो हो रहा है J से J+1 में। क्लियर। इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए अगर J 0 है तो 0+1 1 में हो गया, कि 0 से 1 में हो रहा है अपना ट्रांजिशन, या 1 से 2 में हो रहा है, या 2 से 3 में हो रहा है। वो आप जैसे भी वैल्यू रखेंगे J की उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब जब ये रोटेशन, तो इसका एनर्जी गैप कितना होगा, डेल्टा EJ कितना होगा वो निकाल लेंगे। तो अपन क्या करते हैं, एनर्जी लेवल हायर माइनस लोअर। क्लियर। अब ये अपन निकालते हैं। तो देखिए इसको निकालने के लिए अब देखो आप फॉर्मूला में अपन रखते हैं। सबसे पहले देखें J की जगह अब फॉर्मूला में अपन को क्या रखना है, J+1 मैं रख देती हूँ। देखिए BJ फॉर्मूला में, तो इसकी जगह मुझे क्या रखना है J+1। क्लियर। फिर अपना फॉर्मूला है J+1, तो J की वैल्यू यहाँ पे अब कितनी है, J+1 है। ठीक है। तो अब मैं रख रही हूँ J+1 और +1 है फॉर्मूला में, और माइनस यहाँ पे हो गया B और J+1, क्योंकि अब J से ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, J+1 में। तो अब फॉर्मूला में J की जगह अपन J+1 रखेंगे, यही मैंने किया है। और ये J है अपना, तो फॉर्मूला में सीधे सीधे J आ गया। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, J+1 और ये हो गया 1+1, ये हो गया J+2 माइनस BJ J+1। क्लियर। अब देखिए B कॉमन है तो मैं पहले ही बाहर निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मेरा बच गया J+1 और यहाँ पे बोलो क्या बच गया, J+2 माइनस J इंटू J+1। क्लियर। अब इसको अपन ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को। देखिए ये J को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा J², फिर 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 2J, ये 1 J से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा J, प्लस बोलो कितना आएगा 2, और इसको भी मैं ओपन कर रही हूँ। J को अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा J², और माइनस J को 1 से करा तो कितना हो गया माइनस का J। क्लियर। और अब देखो ये है J² प्लस का, ये है माइनस का, कैंसिल हो जाएंगे, ये है प्लस का और ये है माइनस का। तो अंदर देखना अपने पास में क्या बचा है 2J+2। क्लियर। और यहाँ से बोलो मैं किसको कॉमन ले सकती हूँ, 2 को कॉमन ले सकती हूँ, B पहले से है तो ये मेरे पास बचेगा J+1, और ये अपने पास में आ गया डेल्टा EJ। क्लियर। कि किन्हीं भी दो एनर्जी लेवल के बीच का गैप कितना होगा वो इस फॉर्मूला के द्वारा अपन निकाल सकते हैं। और J+1 देखिए अपना कौन सा वाला एनर्जी लेवल था, अपर वाला एनर्जी लेवल। अब ट्रांजिशन हो रहा था J से J+1 में, इसका मतलब ये अपर वाला एनर्जी लेवल था। तो मैं सीधे सीधे ऐसे रख सकती हूँ कि किसी भी इसमें किन्हीं भी दो एनर्जी लेवल के बीच का अगर अपन को गैप देखना है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं 2B गुणा अपर वाला एनर्जी लेवल। जैसे मान लीजिए 0 से 1 में जा रहा है तो J+1 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना आ गया 2B। क्लियर। ऐसे ही मान लीजिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, अभी सिलेक्शन रूल अपन ने पढ़ा है +-1 ही होना चाहिए। तो मान लीजिए 1 से 2 में जा रहा है कोई मॉलिक्यूल अपना, तो 1 से अगर 2 में जाएगा तो देखिए 2B इंटू अपर वाला कितना है 2, इसका मतलब उनके बीच का एनर्जी गैप देखिए कितना हो गया 4B। ऐसे ही इनके बीच में निकालोगे तो कितना होगा 6B, इनके बीच में निकालोगे तो कितना होगा 8B। इसका मतलब जो अपना रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें जब मॉलिक्यूल है और उनमें एनर्जी जो गैप है, जो भी अपनी लाइनें आएंगी एनर्जी गैप आप देख रहे हो 2B 3B, ये मान लीजिए 0 1 2 3 4 ये अपने एनर्जी लेवल्स हैं। यहाँ पे एनर्जी कितनी है 2B, सॉरी यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 2B, ये है 6B, उसके बाद में कितनी है 12B, और ये बोलो कितनी है 20B। और इनमें एनर्जी गैप अपन ने देखा, यहाँ पे बोलो कितना एनर्जी गैप था 2B, यहाँ पे बोलो कितना था 4B, यहाँ पे कितना था 6B, यहाँ पे कितना था 8B। इसका मतलब इक्वली स्पेस्ड लाइन होती हैं जिनके बीच का एनर्जी गैप कितना कितना होता है
2b 2b, ये 4b था, ये कितना है 6b, ये कितना है 8b। तो इनके बीच का गैप देखिए 2b, इक्वली स्पेस्ड लाइन जिनके बीच का, यहाँ से इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा 2b, यहाँ से यहाँ का गैप भी कितना है 2b। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अपनी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो लाइनें होती हैं वो इक्वली स्पेस्ड होती हैं, नॉट एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स में तो एनर्जी आप देख रहे हो लगातार बढ़ रहा है, जो स्पेक्ट्रल लाइन्स आएंगी उनके बीच में डिफरेंस कितना होगा 2b का। क्लियर? होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।